हेलो गाइस, तो आज के वीडियो में हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं, जिस टॉपिक का मैं नोट्स देने वाली हूँ, उसका नाम है केमिकल शिफ्ट। इसे हम लोग कहते हैं रासायनिक विस्थापन। और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी का ये नोट्स नंबर 4 है। बाकी और भी वीडियोस चैनल पर अपलोड हो चुके हैं, जो कि इस चैप्टर का अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है। वहां पर आप जाकर के सारे वीडियोस देख सकते हो, या फिर बीएससी थर्ड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है, जहां पर आपको इस चैप्टर के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जिसका नाम है रासायनिक विस्थापन। तो ये बता दूंगा इसकी, अगर आप लोग शुरू से वीडियो देख रहे हो तो आज का टॉपिक आप लोगों को बहुत ही जल्दी समझ में आ जाएगा। खास करके सिल्डिंग और डीसिल्डिंग इफेक्ट क्या होता है, ये आप लोगों को पता होना जरूरी है। और इसके जस्ट पहले मैंने परिरक्षण और विपरिरक्षण प्रभाव का मतलब मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं केमिकल शिफ्ट। तो सिंपल सा डेफिनेशन आप लोग यहाँ पे सबसे पहले अगर एग्जाम में आता है तो एक केमिकल शिफ्ट का डेफिनेशन लिख देना। इलेक्ट्रॉन के सिल्डिंग एवं डिसिल्डिंग इफेक्ट के कारण, मतलब क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रॉन के कारण क्या उत्पन्न होता है, परिरक्षण प्रभाव और विपरिरक्षण प्रभाव, मतलब सिल्डिंग इफेक्ट और डिसिल्डिंग इफेक्ट। तो लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को यही चीज को बताया था कि सिल्डिंग और डिसिल्डिंग इफेक्ट के कारण क्या होता है, पीएमआर सिग्नल के स्थान में परिवर्तन हो जाता है। और जो पीएमआर सिग्नल के स्थान में जो परिवर्तन होता है, उसी परिवर्तन को हम लोग रासायनिक विस्थापन या फिर केमिकल शिफ्ट कहते हैं। एक बार यहाँ पर डायग्राम देखिए, फिर से हम लोग इस डेफिनेशन को समझेंगे। तो लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को क्या बताया था, सिल्डिंग इफेक्ट के कारण जो पीएमआर सिग्नल हम लोगों को मिलता है, किसी भी कंपाउंड में अगर सिल्डिंग इफेक्ट हो रहा है, अगर परिरक्षण प्रभाव हो रहा है, क्योंकि गाइज मैं आप लोगों को ये बता चुकी हूँ सिल्डिंग इफेक्ट क्यों होता है, तो यहाँ पर मैं उस चीज को बार बार एक्सप्लेन नहीं करूंगी, फिर टॉपिक बहुत ज्यादा लेंदी हो सकता है। तो अगर आप लोगों को ये टॉपिक, ये वर्ड समझ में अभी भी नहीं आ रहा है तो वीडियो आप लोग जरूर देखिए। तो क्या होता है, सिल्डिंग इफेक्ट के कारण जो भी हमको पीएमआर सिग्नल मिलता है वो अप फील्ड में मिलता है। मतलब अप फील्ड में हमें जो है वो यहाँ पर सिग्नल मिलेगा। लेकिन अगर डीसिल्डिंग इफेक्ट हो रहा है तो जो भी हमको सिग्नल मिलता है, जो भी हमको पीएमआर सिग्नल मिलता है, वो किधर मिलता है, डाउन फील्ड में मिलता है। ये चीज आप लोगों को अच्छे से समझ में आ चुका है, इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो क्या समझिए आप लोग कि अगर अप फील्ड में कोई पीएमआर सिग्नल आप लोगों को यहाँ पे शो हो रहा है तो वो सिल्डिंग इफेक्ट के कारण हो रहा है। अगर डाउन फील्ड में कोई आप लोगों को अगर सिग्नल प्राप्त हो रहा है तो वो डिसिल्डिंग इफेक्ट के कारण हो रहा है। ये चीज तो आप समझ गए। तो सिल्डिंग और डिसिल्डिंग इफेक्ट के कारण पीएमआर सिग्नल के स्थान में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। क्लियर हुआ। और पीएमआर सिग्नल के स्थान में जो परिवर्तन होता है, इसी चीज को हम लोग केमिकल शिफ्ट कहते हैं। यहाँ पे पूरा स्केल में आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी कि कैसे हम लोग इसका मेजरमेंट वगैरह करते हैं, कैसे इसको नापते हैं, ये सब आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर हुआ। तो केमिकल शिफ्ट का डेफिनेशन आप लोगों को समझ आया, याद हुआ आप लोगों को। बहुत ही सिंपल है इसकी, इलेक्ट्रॉन के सिल्डिंग एवं डिसिल्डिंग इफेक्ट के कारण जो पीएमआर सिग्नल के स्थान में परिवर्तन होता है, हुआ ना परिवर्तन, सिल्डिंग इफेक्ट में अप फील्ड में सिग्नल बन रहा है और डिसिल्डिंग इफेक्ट में डाउन फील्ड में जो है वो सिग्नल बन रहा है। तो कहीं ना कहीं स्थान में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। तो उसी परिवर्तन को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल शिफ्ट कहते हैं या फिर रासायनिक विस्थापन कहते हैं। तो डेफिनेशन याद हुआ, लिख लोगे आप लोग। अब चलिए आगे हम लोग इससे रिलेटेड कुछ कुछ पॉइंट्स भी यहाँ पर लिखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या लिखना है, केमिकल शिफ्ट को किसी यूनिट में मापना संभव नहीं है, इसके लिए हमें टीएमएस को स्टैंडर्ड मानते हैं। टीएमएस क्या होता है वो भी मैं बताऊंगी। अब देखो, इसका जो मेजरमेंट हमको कैसे करना है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसका मेजरमेंट करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। इसके लिए हम लोग टीएमएस यूज करते हैं। अभी आखिर टीएमएस क्या होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कभी कभी एग्जाम में केवल टीएमएस करके जो है वो आते हैं, तो ये सारे चीजों को जो है वो आप लोगों को लिखना पड़ेगा। अब हम लोग इसका मेजरमेंट करने के लिए, एक तरीके से अगर हम लोगों को इसको मेजरमेंट करना है कितना केमिकल शिफ्ट हुआ है, तो इसके लिए हम लोग टीएमएस का जो है वो यूज करते हैं। टीएमएस का फुल फॉर्म क्या होता है आपका, टेट्रामेथिलसिलेन। इसका फॉर्मूला भी मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी, टेट्रामेथिलसिलेन का फॉर्मूला क्या होता है। अब ये क्या होता है, एक प्रकार का हमारे पास कंपाउंड होता है जिसको हम लोग यूज करते हैं। केमिकल शिफ्ट को प्रायः डेल्टा यूनिट में प्रदर्शित किया जाता है। इसका यूनिट के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी। जो यूनिट हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं वो हम लोग डेल्टा यूज करते हैं।
केवल आप लोगों को यहाँ पे पॉइंट लिखते जाना है, सारी चीजों का मतलब मैं आप लोगों को आगे जो है वो एक्सप्लेन करूंगी। थर्ड पॉइंट देखिए, किसी कंपाउंड का पीएमआर स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कंपाउंड के साथ TMS12 की अल्प मात्रा मिला देते हैं। अब जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि अगर हम लोग कोई भी कंपाउंड ले रहे हैं ना, कोई भी कंपाउंड का अगर हम लोग क्या निकाल रहे हैं, पीएमआर स्पेक्ट्रम निकाल रहे हैं, तो हम लोग अगर हम लोगों को केमिकल शिफ्ट को मेजरमेंट करना है, कितना केमिकल शिफ्ट हुआ है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जिस भी कंपाउंड का हम लोग पीएमआर सिग्नल प्राप्त कर रहे हैं, पीएमआर स्पेक्ट्रम निकाल रहे हैं, उसके साथ हम लोग क्या करेंगे, इस टीएमएस को मिला देंगे। टीएमएस क्या होता है, टेट्रामेथिलसिलेन, ये एक प्रकार का कंपाउंड है। उस कंपाउंड को हम लोग, जिसका हम लोगों को पीएमआर सिग्नल प्राप्त करना है, उसके साथ हम लोग जो है वो मिक्स कर देते हैं। अब हम लोग मिक्स क्यों करते हैं, इसका रीजन क्या है, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आखिर हम लोग इसके साथ जो है वो टीएमएस क्यों मिलाते हैं। टीएमएस से प्राप्त सिग्नल जीरो स्थिति डेल्टा इक्वल 0 दर्शाता है, अर्थात टीएमएस के सिग्नल पर डेल्टा का मान 0 होता है। अब देखो, अगर हम लोग किसी कंपाउंड में इस टीएमएस को मिला दिए है ना, जो भी कंपाउंड का हम लोगों को पीएमआर स्पेक्ट्रम निकालना है, अगर हम उसमें टीएमएस मिला देते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है, जो भी हमारा टीएमएस होगा उसका भी तो अलग से सिग्नल मिलेगा। तो जो टीएमएस का जो सिग्नल होता है वो हमेशा 0 पोजीशन पे आकर के मिलता है, मतलब डेल्टा इक्वल 0। तो टीएमएस का जो पोजीशन होगा वो हमेशा 0 पर आकर के मतलब हमें प्राप्त होगा। तो जहां पर भी टीएमएस सिग्नल हमें मिला हुआ है उसको हम लोग 0 से स्टार्ट करेंगे। क्लियर हुआ, क्योंकि हम लोग को क्या करना है, ये सब हम लोग टीएमएस क्यों लिए, क्योंकि हम लोग को एक स्केल बनाना है जिसमें हम लोग केमिकल शिफ्ट, सिग्नल में कितना केमिकल शिफ्ट हुआ है उसको हम लोग क्या कर पाए, मेजरमेंट कर पाए। इसके लिए हम लोग टीएमएस मिलाते हैं, और टीएमएस मिलाने के बाद हम लोग इसका पीएमआर स्पेक्ट्रम निकालते हैं, और पीएमआर स्पेक्ट्रम निकालने के बाद हम लोग जब टीएमएस का सिग्नल देखते हैं, तो जहां पर भी टीएमएस का सिग्नल प्राप्त होता है उसको हम लोग 0 मानते हैं, मतलब वहां से हमारा स्केल क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। समझ आया आप लोगों को, जहां से हमको टीएमएस सिग्नल प्राप्त होगा वहां से हम लोग 0 करेंगे, मतलब टीएमएस का पोजीशन हमेशा डेल्टा 0 यहाँ पे आएगा। इसी चीज को कहा गया है कि टीएमएस से प्राप्त सिग्नल 0 स्थिति पर, मतलब पोजीशन 0 पर ही हमेशा प्राप्त होता है, अर्थात टीएमएस के सिग्नल पर डेल्टा का मान क्या होता है, 0 होता है। समझ आया आप लोगों को, आगे आप लोग पढ़ते जाइए, धीरे धीरे पूरा टॉपिक आपको क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, टीएमएस को संदर्भ यौगिक चुनने के निम्न कारण है। आखिर हम लोग यहाँ पे टीएमएस ही क्यों लिए हैं, और भी बहुत सारे कंपाउंड है वो भी हम ले सकते हैं, कोई भी कंपाउंड हम यहाँ पे मिला सकते हैं, किसी न किसी का तो सिग्नल बनेगा ही बनेगा। लेकिन आखिर क्या रीजन है कि हम लोगों ने टीएमएस को ही यहाँ पर सेलेक्ट किया हुआ है, तो इसके पीछे काफी सारे रीजन है। और ये जो रीजन है, कभी कभी आपको 1 मार्क्स के लिए पूछते हैं कि आखिर हम लोग टीएमएस को ही जो है वो क्यों चुनते हैं। तो यहाँ पर देखिए, टीएमएस को संदर्भ यौगिक चुनने के निम्नलिखित कारण है, तो कारण आप लोग अच्छे से याद कर लेना। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को टीएमएस का फॉर्मूला बता देती हूँ, क्या होता है टीएमएस का फॉर्मूला, टेट्रामेथिलसिलेन है ना। तो यहाँ पे बीच में देखिए क्या होता है, सिलिकॉन और CH3 जो ग्रुप है वो 4 CH3 जो है वो, मैंने इसे थोड़ा सा ऐसे मोड़ दिया है, जबकि ऐसे ही नीचे ही आएगा ना। तो यहाँ पे 4 CH3 ग्रुप जो है वो सिलिकॉन से जुड़ा होता है, तो ये फॉर्मूला होता है टेट्रामेथिलसिलेन का। तो अब देखिए इसमें प्रोटॉन देखिए कितना है, कितने तुल्य प्रोटॉन होंगे, गिन सकते हैं आप लोग, 3, 6 और इधर 9 और इधर 12, मतलब टोटल 12 तुल्य प्रोटॉन है इस टेट्रामेथिलसिलेन के पास। इसमें 12 तुल्य प्रोटॉन होते हैं जो केवल एक ही तीव्र सिग्नल देते हैं, अतः इनकी अल्प मात्रा होते हुए भी मापनीय सिग्नल प्राप्त हो जाते हैं। अब क्योंकि इसमें 12 तुल्य प्रोटीन होते हैं, मतलब प्रोटॉन, तो इसमें टोटल 12 तुल्य प्रोटॉन होते हैं, जिसकी वजह से हमको एक ही सिग्नल प्राप्त होता है, अलग अलग सिग्नल हमको नहीं प्राप्त होता है। अगर इसमें अलग अलग प्रकार के प्रोटॉन होते, तुल्य प्रोटॉन, अतुल्य प्रोटॉन, मैंने आप लोगों को काउंट करना भी बताया हुआ है, सिग्नल कैसे काउंट करते हैं। तो अगर इसमें अलग अलग टाइप के प्रोटॉन होते तो हमको मे भी अलग अलग सिग्नल मिल सकता था, लेकिन यहाँ पे सारे तुल्य प्रोटॉन है, जो 12 के 12 प्रोटॉन है वो तुल्य प्रोटॉन है, तो हमें क्या मिलेगा, एक ही सिग्नल मिलता है, जो कि तीव्र सिग्नल हमें जो है वो प्राप्त होता है। तो इस कारण हम लोग टीएमएस को जो है वो यूज करते हैं, क्योंकि एक ही सिग्नल हमें मिल जाता है, इस वजह से। पहला रीजन हुआ। सेकेंड रीजन देखो, इनके प्रोटॉन केमिकली समान होने के कारण एनर्जी का एब्जॉर्प्शन एक ही स्थान पर करते हैं। तो ये भी दूसरा कारण होता है कि हमको जो भी सिग्नल मिलना चाहिए वो एक ही जगह पे मिलना चाहिए, और एनर्जी का एब्जॉर्प्शन भी जो है वो एक ही स्थान पे जो है वो होना चाहिए। तो दूसरा रीजन ये है। तीसरा रीजन ये है कि यह अक्रिय एवं वाष्पशील होते हैं।
इस वजह से भी हम लोग जो है वो टीएमएस का यूज करते हैं। तो ये 3 कारण को आप लोग याद कर लो। अब चलिए हम लोग यूनिट देख लेते हैं, कौन सा हम लोग इकाई यूज करते हैं। तो केमिकल शिफ्ट को सामान्यतः टीएमएस के सापेक्ष आवृत्ति की इकाई हर्ट्ज में या साइकिल पर सेकेंड में व्यक्त किया जाता है। अब थोड़ा सा हम स्केल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो आप लोगों को यहाँ पे 0 हर्ट्ज, 100 हर्ट्ज ये जो है वो शो हो रहा है। स्केल है एक प्रकार से 100, 200, 300, 400, 500। तो आखिर ये जो स्केल है वो किस प्रकार से है, मतलब इसमें ये बताया जा रहा है कि जो भी हमारा प्रोटॉन होगा वो कितने हर्ट्ज के मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी का एब्जॉर्प्शन करेंगे। मान लो जैसे ये वाला जो सिग्नल है वो यहाँ पर हमें मिला है, तो इसका मतलब क्या है कि वो 200 हर्ट्ज के मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी का एब्जॉर्प्शन करके ये सिग्नल जो है वो दे रहे हैं। तो इसको हम लोग इस तरीके से स्केल जो है वो बनाते हैं, जिसको हम लोग हर्ट्ज से जो है वो व्यक्त करते हैं। तो इसके हेल्प से हम लोगों को काफी ज्यादा केमिकल जो भी शिफ्ट है वो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। वो भी मैं आप लोगों को निकालना बताऊंगी कि केमिकल शिफ्ट आप जो है वो कैसे निकाल सकते हो। तो समझ आया ये जो आपका हर्ट्ज है 0 हर्ट्ज, 100, 200, 300, 400, 500 ये सब क्या है, आपका मैग्नेटिक फील्ड का जो है वो एक जो मापने की जो वो होती है ना इकाई यूनिट होती है, उसको हम लोग हर्ट्ज में व्यक्त करते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर मान लो यहाँ पर हमको सिग्नल मिला है तो इसका मतलब ये होता है कि जो प्रोटॉन है वो कितने हर्ट्ज के मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी का एब्जॉर्प्शन किए हैं, और जहां पर भी एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होता है मतलब वहां पे क्या मिल जाता है, आप लोगों को एक सिग्नल मिल जाता है। तो इस प्रकार ये जो है वो हर्ट्ज इसका यूनिट होता है। यदि डेल्टा का मान कम आता है तो यह प्रकट करता है कि शिल्डेड है। यदि डेल्टा का वैल्यू अधिक आता है तो डीशिल्डेड जो है वो प्रकट करता है। मतलब इसमें ये कहा जा रहा है, मान लो जो डेल्टा का वैल्यू है वो 2 आया है ना, तो अगर डेल्टा का वैल्यू जो है वो 2 आया है तो इसका मतलब क्या होता है कि जो भी इफेक्ट है, मतलब जो भी हो रहा है वो क्या हो रहा है, शिल्डेड है। शिल्डिंग इफेक्ट के कारण वैल्यू जो है वो कम आया हुआ है। अगर डेल्टा का वैल्यू ज्यादा आता है उसका मतलब क्या होता है, कहीं ना कहीं वहां पे डीशिल्डिंग इफेक्ट जो है वो हमको देखने को मिल रहा है, जिसके कारण डाउन फील्ड में हमारा सिग्नल मिला है। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि डेल्टा का वैल्यू जितना कम आएगा हम लोग ये मानेंगे कि वो शिल्डेड है, और डेल्टा का वैल्यू जितना ज्यादा आएगा हम लोग मानेंगे क्या है, वो डीशिल्डेड है। तो समझ आ रहा है गाइस आप लोगों को। तो ये जो डायग्राम है वो भी आप लोग बना लेना अपने नोट्स में। डायग्राम आप लोगों को दिखाना थोड़ा जरूरी है। तो ये पूरा डायग्राम समझ आया, टीएमएस स्केल मतलब ये हम लोग इसलिए लिए हैं जहां से हमको टीएमएस सिग्नल मिलेगा वहां से हमारा स्केल क्या होगा, स्टार्ट होगा। हमेशा देखना टीएमएस जो है वो 0 से ही स्टार्ट होगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से, है ना। और ये जो हर्ट्ज होगा ये तो मैं आप लोगों को बता ही चुकी हूँ कि ये क्या है, और जो भी सिग्नल है वो भी मैं बता चुकी हूँ, शिल्डिंग एंड डीशिल्डिंग इफेक्ट। अब कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, या फिर एक एग्जांपल के लिए देख लो कैसे केमिकल शिफ्ट निकालते हैं। मान लीजिए एक स्पेक्ट्रोमीटर में 60 मेगाहर्ट्ज का बाह्य चुंबकीय क्षेत्र प्रयुक्त करने पर टीएमएस के सापेक्ष 120 हर्ट्ज पर एक एनएमआर सिग्नल प्राप्त होता है। रासायनिक विस्थापन की गणना कीजिए। तो रासायनिक विस्थापन की गणना करने के लिए ये आपका एक फॉर्मूला है, हर्ट्ज में प्रेषित विस्थापन अपॉन हर्ट्ज में प्रयुक्त रेडियो आवृत्ति। तो यहाँ पे हर्ट्ज में प्रेषित विस्थापन कितना है, यहाँ पे लिखा है ना, टीएमएस के सापेक्ष 120 हर्ट्ज पर एक एनएमआर सिग्नल प्राप्त होता है। मतलब यहाँ पे देखो 120 मतलब यहाँ पर जो है हमको सिग्नल प्राप्त हो रहा है 120 पे, तो इसको हम लोग ऊपर में लिखेंगे 120 इंटू 10⁻⁶ हम लोग यहाँ पे इंटू करेंगे अपॉन हर्ट्ज में प्रयुक्त रेडियो आवृत्ति। ये आपका कितना है, देखो यहाँ पे स्पेक्ट्रोमीटर में 60 मेगाहर्ट्ज का बाह्य चुंबकीय क्षेत्र प्रयुक्त करने पर, तो 60 इसको हम लोग जो है वो नीचे लिख देंगे 60 इंटू 10⁻⁶। तो अगर इसका आंसर 2 आता है, यहाँ पे देख लो 2 ppm में आया इसका आंसर। देखो जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 2 ppm। मतलब यहाँ से क्या बन रहा है, हमारा सिग्नल बन रहा है। आंसर 2 आया ना, तो अगर 2 आ रहा है तो मतलब यहाँ पे 120 जो है वो एनएमआर सिग्नल यहाँ पे प्राप्त। तो मतलब इस प्रकार से जो है वो हम लोग केमिकल शिफ्ट की गणना करते हैं। तो और भी काफी सारे बुक में एग्जाम्पल है जो कि आप लोग देख सकते हो। तो ये होता है गाइस केमिकल शिफ्ट। बस इतना ही आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन के शिल्डिंग और डिशिल्डिंग इफेक्ट के कारण क्या होता है, सिग्नल जो हमको मिलता है उसमें विस्थापन मतलब उसके स्थान में क्या होता है, परिवर्तन होता है। उसी को ही हम लोग केमिकल शिफ्ट कहते हैं।
तो क्लियर होगा इस आज का टॉपिक। आई होप यू गाइस आज का वीडियो भी आप लोगों को समझ आया होगा। कोई भी डाउट हो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।